सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत अच्छे हाल हैं और हमारे पास ख़बरें आज बहुत ज़्यादा हैं और दिन हमारा ये आखिरी है, इसके बाद हम अगले हफ्ते आएंगे मेरे ख्याल में डाइव इन। सर डीप डाइव कर लें। सर शुरू करते हैं सर। और सर आपको पता है ईद जो है वो गुजरी और आपने भी बनाई, मैंने भी बनाई, तमाम अवाम ने बनाई, बड़ी खुशियों से बनाई। लेकिन आपको पता है सर बड़ी देर बाद हुआ है कि ईद के ऊपर जो ख़बरें आती हैं वो ईद की इसी चीज़ों की होती हैं कि जी ये हो गया तो वो हो गया, सेलिब्रिटीज़ ने ऐसे मना ली फलां। जो उसकी अकाउंटिंग है, जो इकनॉमिक्स इर्द गिर्द घूमती है ईद की, उसकी बड़ी कम खबरें हमें मिलती हैं। तो हमें दो ऐसी खबरें चूँकि मिल गई हैं तो उनको शेयर करना बहुत लाजमी है, क्योंकि इससे फिर हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त, वो फिर आगे जाते हुए इन चीज़ों को बेहतर प्लान कर सकती है और मज़ीद रेवेन्यू गेन कर सकती है। ईद के दिनों में जो है 4 स्पेशल ट्रेनें जो पंजाब गवर्नमेंट ने वो चलाईं और उसके अंदर उसके बायस जो है एक इनकम जनरेट हुई है। उसकी बात कर लें सर, 98 करोड़ रुपया जो है रेलवे ने कमाया है इसके अंदर से, जिसमें से सिर्फ 23 मार्च को 20 करोड़ 28 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। ज़ाहिर 23 मार्च क्योंकि आखिरी छुट्टी का दिन था, तो उसके ऊपर जो लोग वापस जा रहे थे अपने अपने शहरों में, वहाँ से सिर्फ 28 करोड़। उसके अलावा जो स्पेशल ट्रेन थी 97 लाख रुपया उससे कमाया, और जो रेगुलर आपकी आमदोरफ्त थी उसके ज़रिए उन्होंने पैसे कमाए। उसके साथ साथ जो चिड़ियाघर है हमारा लाहौर का, उसने 1 करोड़ 48 लाख रुपए जो है कमाए हैं इन ईद की छुट्टियों के अंदर। तो सर ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है ये छुट्टी के दिनों में अब एक अंदाज़ा हुआ है और हमें पता चला है कि जी इसके अंदर से आप कमाई कर सकते हैं, और ये ज़ाहिर गवर्नमेंट की किटी में जाता है, और फिर ये चीज़ें जो है इन्हीं डिपार्टमेंट्स जो हैं, इन्हीं जो शोबे हैं, ये इन्हीं के अंदर जो है इसको री इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, इनके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। जी बिल्कुल सर, आप ये देखें ना कि ईद की छुट्टियों से पहले ये जंगी जो मामलात बने हुए थे, इसमें एक रूमर ये थी कि शायद सरकार जो है वो को लॉकडाउन कर दे, या सरकार जो है वो लेट शॉपिंग ना करने दे, या शायद तेल की कीमतें जो हैं वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएं। सो इन सारे वसवसों की वजह से बड़ा एक ख़तरा था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो दिन होता है, या मतलब जो एक क्या कहते हैं हफ्ता होता है जिसमें सबसे ज़्यादा शॉपिंग की जाती है, वो ये छोटी ईद है। सो जो आपके कारोबारी हल्के हैं वो पूरा साल लुक फॉरवर्ड करते हैं इसके लिए। तो इसी तरह आपने जिस तरह से बताया कि ट्रांसपोर्टेशन, जो इकोनॉमिकल जिसको कहते हैं रिक्रिएशन, जैसे कि ज़ू जाना, ये सारी चीज़ें इन दिनों में बहुत फ़ायदा इनसे होता है। और 4 स्पेशल ट्रेनें अनाउंस किया गया कि चलाई जाएंगी, मेरे ख्याल में हर ईद पर ऐसे ही होता है। मुझे तो अब जाहिर है मैं चाहूँगा कभी कोई एक्सपर्ट आएँ और आके बताएँ कि जिन दिनों में ईद नहीं होती उन दिनों में लोग आमदो रफ्त के लिए ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मेरा तो 2 दफ़ा जो कई दफ़ा मुझे देखने को मिलता है फाटक पर 2 मुख्तलिफ जिनसे मेरा गुज़र होता है, और उसमें मैं देखता हूँ कि ईद के अलावा भी रश होता है, खिड़कियों से लोग बाहर निकल रहे होते हैं। सो अगर तो मुमकिन है और ट्रेन्स ऐड करना रेगुलरली, तो हम वो क्यों नहीं कर पा रहे। मतलब पूरी दुनिया जो है वो अपनी रेलवे के ऊपर रिलाई करती है, हम पाकिस्तान में रेलवे को एज प्राइम ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम गोइंग टू वन सिटी टू अनदर हम क्यों यूज़ नहीं कर पाते, जबकि उसमें इतना रेवेन्यू भी है। इसमें तारीफ़ ज़रूर करनी पड़ेगी। पिछली दफ़ा जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आए थे तो उससे पहले बहुत दिगरगूं हालात थे, ट्रेन्स टाइम पर नहीं आती थी, इस वजह से लोग जो है इस पर सफ़र करना पसंद नहीं करते थे। उनके उस टेन्योर के बाद से अब तक इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं मिलती कि ट्रेनें लेट हैं, जिसकी वजह से अब ये फिगर्स आप बता रहे हैं कि लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो मेरा एक सवाल ये है कि वो जो 4 स्पेशल ट्रेन्स हैं उनको हम रेगुलरली क्यों नहीं ऐड कर सकते, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, बिल्कुल ये ज़ू जो है, हालांकि हम तो इसको एनिमल क्रूअल्टी समझते हैं, आप नेचुरल हैबिटेट में से किसी जानवर को लेकर किसी और जगह आ जाओ और उसको कैद कर दो, ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। लेकिन लोगों को आपने सस्ती तफरीह भी मुहैया करनी है, ये भी सरकार की ज़िम्मेदारियों में से शामिल है। मतलब आप देखें ना कि अब जो बेसिक राइट्स होते हैं इंसानों के, वो अब साफ़ हवा, साफ़ पानी और अच्छी खुराक तक महदूद नहीं रहे।
पूरी दुनिया में इंटरनेट भी अब बेसिक ह्यूमन नीड में शामिल है। इसी तरह मतलब लोगों को अच्छी सस्ती तफरी फराहम करना ये भी उनकी आवाम की ज़रूरत है और हुकूमत के ऊपर फ़र्ज़ है। तो इस तरह के और क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान करना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो यही है कि थैंकफुली बड़ा अच्छी तरह से हुकूमत ने इन मुश्किल हालात में, जंगी हालात में भी ईद को मैनेज किया और हमने देखा कि लोग घरों से भी निकले, उन्होंने शॉपिंग भी की और जो कारोबारी हजरात हैं उनका अच्छा सीज़न लग गया। जी सर, बिल्कुल। जो ट्रांसपोर्ट की हद तक है, देखिए दुनिया भर में अगर आप देखें तो रेल नेटवर्क्स जो होते हैं, अगर जापान जैसा मुल्क ले लें, आप यूके जैसा मुल्क ले लें, अमेरिका के चंद स्टेट्स ले लें, तो वहाँ पे अगर तो उनका रेलवे सिस्टम खुदा ना खास्ता किसी वजह से ना एफिशिएंट हो, बंद तो छोड़े एफिशिएंट भी ना हो, तो उनकी तो इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा नुकसान है, तो वो तो उसको एफिशिएंटली रन करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अलबत्ता ये कभी भी रुझान ही इस तरफ आवाम का इतना ज़्यादा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा लोग इस्तेमाल नहीं करते, लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि उनके अंदर एक गुंजाइश है, उसको एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाई जाए। अब लाहौर का जो स्टेशन है हमारा, उसकी अपकीप जो है वो भी की गई और दीगर स्टेशन जो है उनको भी बेहतर बनाना चाहिए है। ट्रेन बिलखुसूस ख़ुद उनके अंदर जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उनको एक आला दर्जे का बनाना चाहिए और एट अ नॉमिनल कॉस्ट। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि जी देखें वो उस तरह की लग्जरी ट्रेन्स तो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं जो चल रही हैं, लेकिन उनकी टिकट तो बहुत महंगी है और लोग जो है फिर प्रेफर करते हैं कि जी जो रोड ट्रांसपोर्ट है, अब बहुत ज़्यादा बसेस जो हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो आपको पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर, अब बहुत ज़्यादा शहरों के अंदर वो जाती हैं क्योंकि रोड नेटवर्क बढ़ गया तो ज़ाहिर उसकी बसें चलेंगी। अब वो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। ज़ाहिर है मेरा ख्याल में अभी तक ट्रेन उनसे भी सस्ती होगी, लेकिन लोग उस पर प्रेफर करते हैं, कंफर्ट ज़्यादा होता है, मौके ज़्यादा होते हैं रुकने के, अपनी कमर सीधी करने के लिए, खाने पीने की चीज़ें अपनी मर्ज़ी से लेने के लिए। लेकिन ये सारा कुछ जो है मेरे ख्याल में एक ट्रेन पे भी हो सकता है। प्लस सर जो माहौलियात एक ट्रेन के ऊपर पैदा होते हैं, मतलब आपका एक स्ट्रेंजर से भी आमना सामना हो सकता है। अगर आप फैमिली ज़्यादा सारी जा रही है तो लोग सीधी सीधे आगे की तरफ नहीं देख रहे सिर्फ, लेकिन आमने सामने बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर एक कॉन्वर्सेशन जो है उसका एंगल भी आ सकता है। उसके अलावा आप अगर ट्रेनों के ऊपर जो है सफाई अगर अच्छी रखें, वहाँ पे जो बाथरूम फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर कर दें, खाने पीने की चीज़ें जो उनमें वैरायटी डाल दें, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मोटिवेट कर देंगी लोगों को। जैसे आपने कहा कि ख्वाजा रफ़ी के बाद से जो ट्रेन की अपनी टाइमिंग है उनके अंदर बेहतरी आई हुई है। तो ये दो ही चीज़ें एक इंसान मांगता है कि जी ट्रेन टाइम पे चले, टाइम पे पहुँचे, और जब मैं ट्रेन के अंदर मौजूद हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ। तो ये सारा कुछ अचीव करना कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। और ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि 4 ट्रेनें अगर ईद पे ऐड करते हैं तो वैसे भी ऐड करके देख लें, लेकिन आई थिंक उससे पहले बहुत ज़रूरी ये है कि आप उनका निज़ाम जो है ट्रेन का वो ऐसा करें कि लोग मोटिवेटेड हों। मतलब आप और मैं प्रेफर करें जी कि अगर फ़र्ज़ करें हमने इस्लामाबाद जाना है, कराची जाना है, कहीं भी जाना है, तो सफ़र तो एयर से ज़्यादा लंबा है, रोड से ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन अगर हम कहें जी हमें उसके अंदर कंफर्ट मिल रहा है और पैसे बच रहे हैं, जेब से कम जा रहे हैं पैसे, तो आप एक दिन पहले चले जाएं। तो ये सारा कुछ हो सकता है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। सिर्फ ये कि एक नियत करने की ज़रूरत है कि जी अब हमने इसकी ओर फोकस करना है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि हो सकता है, बल्कि आपने जिस तरह से ममालिक का नाम लिया है वो हर जगह पे हो रहा है, तो हमने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है, कोई री इन्वेंट नहीं करना। अच्छा, इसके साथ ही आ जाते हैं, इस वक्त PSL हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। अगेन एक तो ये कि पाकिस्तान, हमने वो 10 साल देखे जिसमें पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई। क्रिकेट एक सॉफ्ट पावर है और पाकिस्तान को वो दिखाने की ज़रूरत है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, PSL जो है इस वक्त दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। हम इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाते हैं, तो इसलिए भी अब आपके लिए वो ज़रूरी है। तीसरी चीज़, दुनिया को ये दिखाना कि पाकिस्तान जो है वो एक सेफ़ मुल्क है, इसमें हर नेशनलिटी के लोग आ रहे हैं, आकर खेल रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो ये जो है ना, मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम ये करवाएं हर साल, जैसे भी हालात हों हम उसमें करवाएं। और बड़ी अच्छी बात है कि सरकार करवा रही है। थोड़ा सा लोगों का एक फ़ीडबैक है जो कि सरकार तक पहुंचाना ज़रूरी है, वो ये है कि देखें, अगर लाहौर का हम बात कर लें, PC से टीम निकलती है और कज़ाफ़ी स्टेडियम आती है, ज़ाहिर है रूट लगा होता है। मेरे ख़्याल में अगर रूट लगा हो तो 15 मिनट से ऊपर का फासला नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि 15 मिनट से कहीं ज़्यादा ट्रैफिक रोकी जाती है। सो इसको एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हम ही ये चाहते हैं, सरकार चाहती है कि पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल हो, दूसरी तरफ अगर लोग ज़्यादा वक्त ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, सड़कें बंद रहेंगी, तो वही जो पेट्रोल है वो ज़ाया होगा।
इसके अलावा ज़ाहिर है आपके काम की एफिशिएंसी कम होगी। तो इसको ज़रा थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल सर, एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है उसकी सर। उसके अंदर एक और सर ऐड कर लें, मेरा खदशा जो है, मुझे लगता है कि ऐसे होता है कि देखें, अगर तो एक आप कह रहे हैं ये बस जो है ये 15 मिनट में पहुंचना चाहिए इसको, तो असूलन तो 15 मिनट को चले 20 कर लें, 20 मिनट तक आपकी बंदिश रहनी चाहिए, सड़कों के ऊपर ब्लॉकेट रहना चाहिए, उसके बाद खुल जाना चाहिए। ऐसे होता नहीं, कई दफ़ा 40 मिनट 45 मिनट घंटा घंटा बंद रहती है ट्रैफिक। इसके ऊपर एक तो देखने की ज़रूरत है, क्या क्या गौर किया जा सकता है इसके ऊपर। दूसरा सर, जो जिन्होंने रुखसत होना है पीसी होटल से, जो पूरे अमले ने टब्बर ने, उनमें टीमें हैं, टीमों की कोचिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, बड़े लोग होते हैं, 3-4 बसें भर के जाती हैं, तो उनकी टाइमिंग्स भी जो है मेरे ख्याल में सख्ती कर देनी चाहिए उनके ऊपर कि उनको आधे घंटे पहले का टाइम दें। क्योंकि देखिए, एक तो पीएसटी होता है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, एक एलएसटी भी होता है, लाहौरी स्टैंडर्ड टाइम। सर उसके अंदर तो 15-20 मिनट तो आप वैसे ही ले लेते होते हैं अगले बंदे के टाइम में से। ये वारदात होती है सर, ये डेली के तौर पर। आप और मैं भी इस वारदात का शिकार भी है, हमने डाली भी है कई दफ़ा कि हम 15-20 मिनट किसी के वैसे ही ले लेते होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको ये कोई प्राइड की भी चीज़ नहीं है, इसको आप बेसिकली पंक्चुअलिटी जो है उसको आप इम्प्लीमेंट करें। और जो सर जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे होते, हमारे आ रहे होते हैं, मैं उनके ऊपर शिकायत बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ ये जिस जगह आ गए हैं वहाँ पे कल्चरली 15-20 मिनट का गिव एंड टेक जो है उसको कम कर लें कि वो 15-20 मिनट जो है अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें इनटू 1000 कार्स, तो आप जैसे कह रहे हैं पेट्रोल ज़ाया होता है। अगर आप इसको कर दें मल्टीप्लाई इनटू 1000 मिनट्स, तो उन लोगों को वक्त ज़ाया होता है उतना। और खुदा ना खास्ता अगर आप इसको इस तरह कह लें जी कि अगर एक दफ़ा आपने ब्लॉकेट लगा दिया और वो 1 घंटा चल गया, 1 घंटा किसी का ज़ाया हो गया, सर ये ऐसे वक्त होते हैं, लम्हे होते हैं, किसी 1 घंटा वापस तो कभी नहीं आ सकता। वक्त जो गुजर गया वो तो गुजर गया। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में तवज्जो दीजिए और इसको आधा घंटा हर चीज़ को अपने पीछे ले जाए। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं समझता हूँ कि वक्त की भी खैर है और पैसों की भी खैर है। मरीज़ कई दफ़ा जो है ना वो हस्पताल टाइम पर नहीं पहुँच जाते, ये जो है अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा दूसरा मैं सर थोड़ा वापस आना चाहूँगा चिड़ियाघर के ऊपर, क्योंकि आपने जिक्र किया और मेरा एक पॉइंट रह गया उस पर। वो ये सर कि देखिए 1 करोड़ और 48 लाख रुपए उन्होंने कमाए। अब हम आ गए हैं अप्रैल के महीने में, बस दाखिल होने लगे हैं, और उसके बाद मई है, और फिर जून जुलाई तक जो है गर्मी जो है उसकी शिद्दत बढ़ती चली जानी। ये तो कुछ बारिशों का सिलसिला जो है उसने हमें बचाया हुआ फ़िलहाल एक गर्म मौसम से। लेकिन हमने बड़ी खबरें सुनी हैं और बड़ी दफ़ा देखा भी है कि जो जानवर वहाँ पे होते हैं, जो ख़ास तौर में ओपन में होते हैं, उनको शदीद गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, और शायद वो उनका नेचुरल हैबिटेट से बहुत दूर एक चीज़ है। एक तो देखिए हीट की भी कई किस्में होती हैं, ड्राई हीट भी होती है, एक मानसून नुमा वेट हीट भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है। पाकिस्तान में तो इन मौसमों में बड़ी सख्त ड्राई हीट होती है। सो क्यों ना हम ये 1 करोड़ 48 लाख रुपए से जितने भी पिंजरे हैं या जो जगह हैं जहाँ पे ये जानवर जो हैं ये इनको रखा हुआ है, वहाँ पे AC लगा दें इनको थोड़े बहुत, या आधों के AC लगा दें और आधे पैसे इन 3 महीनों में बिल भरने में आप इस्तेमाल करने, तो माहौलियात ठंडे रखें। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा जिन्होंने वहाँ जाना है। जून में अगर एक शख्स जो है वो शिखर दोपहर चिड़ियाघर चला गया, वो तो एक अलग मसला है उस बंदे का, वो तो हमें किसी और तरह एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जिस जानवर को वो देखना चाह रहा है उसको देखते हुए भी तो कुछ महसूस होना चाहिए। अगर वो बेचारा जो है वो सिर्फ गर्मी के अंदर भापें खा रहा है तो वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जानी चाहिए हैं, और वैसे उनके लिए बड़े क्रिएटिव सॉल्यूशंस चाहिए। मतलब देखें, पिछले साल हमने ये सुना, खबर आई कि बहुत सारे जानवर जो थे वो स्मॉग की वजह से बीमार हुए। तो अगेन अब वो स्मॉग है इस खित्ते में, इस शहर में, ये जानवर शायद उसके लिए नहीं बने, तो उसका भी कुछ किया जाना चाहिए। सो बहुत फैक्टर्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता शायद इसको भी एक डिजिटल लाइब्रेरी के तहत जूज़ को भी चलाया जा सकता है। फ़िज़िकली शायद जानवरों को रखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको पता है स्क्रीन पे कन्वर्ट हो रही है। तो मतलब बाहर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि ज़ू जो है वो तकरीबन तमाम शहरों में होते हैं, और सरकार के लिए वो ज़र मुबादला भी कमाते हैं, इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बहरहाल वो जो जानवर हैं वो जीती जागती एक चीज़ हैं, तो उनका भी ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सर, ख्याल करना चाहिए। और तमाम तर जो आपने इनकम जनरेट सही तरफ लगाएं, इन्हीं जो ये जगहें हैं इनको बेहतर करने के लिए लगाएं। और आने वाले कई जो महीने आ रहे हैं, ईद, अभी बड़ी ईद भी आनी है, उसके बाद आपका एक तवील किस्म का एक दौर गुजरेगा जिसके अंदर इस किस्म के मौके नहीं आते जिसमें इनकम जनरेट करी। तो गवर्नमेंट क्रिएटिव भी हो सकती है, जो पंजाब गवर्नमेंट हो रही है हम उनको क्रेडिट देते हैं। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, शादी सीज़न इज़ अपॉन अस। अब एक ज़माने में तो ये सर्दियों के अंदर ये कहा जाता था, अक्टूबर नवंबर के अंदर। अब तो मेरे ख्याल में सारा साल ही शादी सीज़न चलता रहता है। एक तो सारा साल शादी सीज़न चलता है, दूसरा ये है कि अक्टूबर का महीना जो है और कुछ नवंबर भी स्मॉग की नज़र हो गया, बहुत सारी शादियां डिले हुई। फिर आपका फरवरी में रमज़ान आ गया, उसकी वजह से भी कुछ शादियां नहीं हो सकी। सो इस वजह से ये अप्रैल और शायद आगे मार्च और शायद जाके अप्रैल में भी शादियां चल रही हैं। और अगेन इंडोर फंक्शंस जो हैं वो लोग करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन हम बात सर शादी की जो इवेंट है उसकी नहीं कर रहे। हम आज जो है सर हम जा रहे हैं कानून की तरफ। सर जितने हमारे सर सुपीरियर कोर्ट्स हैं, अब उसके अंदर भी मैंने तो एक लिस्ट बनाई हुई है सर अपने जहन में कि एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हमारी लोअर कोर्ट्स हैं। वैसे उनको लोअर कोर्ट कहना नहीं चाहिए, पता नहीं ये नाम क्यों रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद दीगर हाई कोर्ट्स हैं, उनकी अपनी अजमत है, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट है और वो तो आला अदलिया है हमारी। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है सर, और वो थोड़ा सा एक लेवल अप रखा जाता है उसका सुप्रीम कोर्ट से। इससे भी मैं एक हद तक डिसएग्री करता हूँ। लेकिन ये सर एक हायरार्की सी है। तो सर आजकल हमारी तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने सर जो शादी के इर्द गिर्द जो कुछ मामलात हैं उनको टेकअप किया हुआ है, और दो मुख्तलिफ फैसले दो मुख्तलिफ अदालतों के हम उनको डिस्कस करेंगे आज। पहले आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया सर। तो ये सर फातिमा बीबी केस है। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब जो है इन्होंने इसके ऊपर एक तारीखी फ़ैसला जो है वो दिया है कि जो अमाउंट होती है आपकी हक महर की, वो जो इसके अंदर जो बेगम है वो उसको कभी भी डिमांड कर सकती हैं एट एनी पॉइंट। और अगर निकाहनामे के अंदर उसकी बाकायदा तौर पे लिखत ना हो कि कब आप डिमांड कर सकती हैं, कब दिया जाएगा, इस वक्त तो सिर्फ ये होती है कि जी दे चुके हैं या अभी देना है, यही मौजला और गैर मौजला वो लिखा होता है। लेकिन इसके अंदर है कभी भी डिमांड की जा सकती है। और इसकी जो मंतक है और इसका जो बेसिकली पॉइंट है वो ये है कि कभी भी किसी की तरह से जो विदहेल्ड नहीं हो सकता, वो रोका नहीं जा सकता। वो अमाउंट जो है वो कैश में है, सोने में है, प्रॉपर्टी में है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आप अनफेयरली नाजायज़ उसकी रुकावट जो है उसकी बंदिश के लिए ये कानून साजी की गई है। चट्टा साहब का बाकायदा इसके ऊपर एक वो पूरा एक स्टेटमेंट है और ऑर्डर है। और ये जो है चीज़ जो है ये अगेन आप ही मुझे बता रहे थे कि 1961 का जो एक कानून मौजूद है इन अकॉर्डेंस विद दैट है। ये ऐसे नहीं है कि इसके अंदर को नई कानून साजी करनी पड़ेगी, ये बल्कि एक क्लैरिफिकेशन आप समझ लें आई है इसके ऊपर। जी बिल्कुल। दो तरह का हक महर होता है, मौजला गैर मौजला। एक जो आपने मौके पर अदा कर दिया निकाह के वक्त, दूसरा जो कि आपने नहीं दिया। वो जो आपने नहीं दिया वो यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होनी शुरू हो गई थी कि जी वो क्या सिर्फ तलाक़ के मौके पे मिलेगा। और फिर वो जो था कि लोग उसमें जो है वो ख़वातीन को इतना तंग करते थे कि वो ख़ुद से जो है वो सीख करें कि वो डिवोर्स, ताकि उनका हक महर मारा जा सके। तो लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसी मसले को ख़त्म करने के लिए वो जज साहब ने मेरी समझ में जो आया वो ये है कि अगर तो आप अफजल तो यही है कि आप मौके पर अदा करें। अगर आप मौके पर अदा नहीं कर रहे तो फिर आप उस पर एक निकाहनामे पर डेट लिख दें कि जी ये मतलब जो है ना फ़लानी तारीख़ को मैं फ़लाने साल में फ़लानी तारीख़ को अदा करूँगा। अगर वो भी उसके अंदर मौजूद नहीं है तो फिर ये खातून का राइट है कि वो किसी भी वक्त डिमांड कर सकती है और आपको उसको ये देना है। अगेन ये केसेस जो हैं इस किस्म के लोग सोचते होंगे और खैर हमारी ऑडियंस भी सोचती होगी कि शादियां तो सर हमेशा से हो रही हैं और निकाहनामे के अंदर ऐसी भी कोई तब्दीली या जिद्दत नहीं आप कह सकते आई है जिसके बायस आप कहें उसको कि जी कि ये चेंजेस आते रहे हैं। वैसी ही ये डॉक्यूमेंट है जो हमारे बुजुर्गान की थी डॉक्यूमेंट, वैसी ही आपकी मेरी हम सब की डॉक्यूमेंट है। तो इसके अंदर अब क्यों ये हाई कोर्ट्स जो है इस अमल के अंदर पढ़ रहे हैं कि इसको क्लैरिफाई करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बड़ी एक मुस्बत चीज़ है। क्योंकि देखें एक केस जो है वो केस होता है और ये सारे केसेस जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आज ये किसी लोअर कोर्ट से होते हवाते किसी हाई कोर्ट तक पहुँचे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी जा सकते हैं केसेस। लेकिन इसके ऊपर आप ही मुझसे पूछ रहे थे कि इनको लैंडमार्क फैसले क्यों कहते हैं। एक तो उसकी वजह है कि फैसले बड़े कम होते हैं, एक तो ये वजह, लेकिन दूसरी वजह ये कि एक बहुत ही दकियानूसी चीज़ को जब आप उसका जो शक्ल है उसके अंदर मज़ीद वजाहत ले आते हैं, उसको बेहतर कर देते हैं ताकि एक आम शख्स उसको समझ ले, तो वो लैंडमार्क केस ही होता है। तो ये चीज़ जो है हाई कोर्ट्स जो कर रही हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक केस जो कि शायद आम रोस्टर का केस हो उसके अंदर उसकी खबर ही इतनी वायरल हो जाती है कि तमाम लोग जो इस किस्म की चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं खुदा न खास्ता, तो उनको अपने जो हकूक़ हैं
उनकी निशानदेही हो जाती है इससे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि हक महर एक बड़ा सीरियस चीज़ है। यहाँ पर जो है मैंने अक्सर शादियों में लड़ाई होते देखी है, क्योंकि शादी से निकाह पढ़वाने से 15 मिनट पहले ये डिस्कशन पहली दफ़ा लड़के और लड़की वालों के दरमियान होती है, और वो भी खालू चाचू ताए मामे आपस में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि हक महर कितना रखवाना है। ये सारी वो डिस्कशंस हैं जो कि निकाह होने से कुछ दिन पहले हो जानी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि लड़के और लड़की के माबैन होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि मतलब जो लोग निकाह के अंदर जा रहे हैं उनकी बाहमी रजामंदी से ये फैसले होने चाहिए, ना कि जो ख़ानदान के बड़े हैं वो आपस में तय कर लें और लड़के और लड़की को पता भी ना हो। एग्जैक्टली। और अगेन सर कुछ जगहों पे तो हक महर की बड़ी नॉमिनल सी जो एक वैल्यू है, चंद पैसे 1 रुपया, वो हो जाता है, क्योंकि हक महर उनके लिए ऑफ वैल्यू उस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन बहुत जगहों पे इसके ऊपर एक तो देंगे, इसकी एक शोशा का भी एलिमेंट होता है, उसके हम वैसे ही खिलाफ हैं कि जी आपको नहीं बताना चाहिए, जी आपको बड़ा ज़ाती, इससे ज़्यादा ज़ाती मामला क्या हो सकता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक मियाँ बीवी जो कि बनने को जा रहे हैं और इस अमल में जा रहे हैं, तो जो लेने वाले और देने वाले हैं उन दोनों के बीच में एक समझौता सा होना चाहिए कि जी इतनी वैल्यू ठीक है। क्योंकि जैसे आप सही कह रहे हैं कि अगर मौके के ऊपर फटा पड़ गया तो वो तो एक इस चीज़ के ऊपर सारी चीज़ जो है वो ख़राब हो सकती है। जी बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है वो मतलब ये इसका एक हिस्सा है रिचुअल का, कि जिस वक्त अनाउंस करते हैं, जिस वक्त कबूल है पूछते हैं, तो उस वक्त जो है वो सिक्का राइजुल वक्त जो हक महर है वो भी अनाउंस किया जाता है कि इसके इवज़ बिल्कुल किया जाता है। तो सर एक तो ये हो गया। अब सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलते हैं। ये हमारा वकास केस है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्होंने इसके ऊपर भी एक फ़ैसला दिया है, और वो कहते हैं जी कि जो मैरिटल प्रॉपर्टी जो शादी के बाद असासे बनाए जाएंगे उनकी जो है वो 50% ओनरशिप जो है वो जो ख़ातून है मैरिज के अंदर उनका भी हक होगा। वो होम ओनर हो यानी कि हाउसवाइफ या जो भी उसको लफ्ज़ कहते हैं, या वर्किंग वुमन हो, इन दोनों सिचुएशंस में जो 50% ओनरशिप ऑफ मैरिटल एसेट्स मेड आफ्टर मैरिज वो उनका हक है उसके अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि जी इसका मतलब है अगर कमाई जमा पूंजी जो है वो किसी मर्द की है तो उसका 50% का राइट ख़ातून के पास है। यस, उसमें इसमें ये बात भी हो रही है जो प्रॉपर्टी है अगर उसकी मलकियत उस मर्द की है तो आया उसके अंदर 50% शेयर जो है वो ख़ातून का होगा। यस, ये इस किस्म की बात भी हो रही है। ये बात ये नहीं हो रही कि आपने घड़ी घड़ी अपनी सारी जो कमाई है वो आपने अपनी बीवी के नाम कर देनी है, बट अगर बीवी इस चीज़ को इन्फोर्स कर दे पोस्ट डिवोर्स तो फिर ये कानून हो सकता है। अच्छा, ये भी कानून जो है पिछले से ज़रा मुख्तलिफ फैसले आज से कि ये एक फ़ैसला हो गया जिस पे कोर्ट ने शायद इशारा किया है आपकी पार्लियामेंट की तरफ, लॉ मेकर्स की तरफ, कि इस पर कानून साजी की जाए। ऐसे नहीं है कि ये कानून बन गया। जी बिल्कुल, ये ऐसी कानून साजी होनी चाहिए। ये जज साहब का इसमें मेरा ख्याल है कि वो कहना चाहते हैं, और बेसिकली वो एम्फसिस इस चीज़ पर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो हाउस वाइफ है वो समझा जाता है कि ये तो कुछ नहीं करती, तो वो तो सारे जो भी एसेट्स बने हैं, प्रॉपर्टी बनी है, ये तो मर्द की मेहनत की वजह से बने। तो बात ये है कि वो खातून भी तो मेहनत कर रही थी ना, मतलब घर तो उसकी वजह से चल रहा था। अगेन अगर उसने ये चूज़ किया कि वो घर पर रह के काम करे तो हो सकता है उसने अपना करियर सेक्रीफाइस करके ये चूज़ किया हो। इसी तरह मतलब शादी के दौरान जो है वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं जो मर्द भी करता है, जो खातून भी करती हैं एक दूसरे के लिए। सो जो उसके बाद बनाए गए एसेट्स होते हैं उनको मतलब ज़्यादातर दुनिया में जो है वो 50% या कुछ शेयर उसका जो है वो दिया जाता है। अमेरिका इसकी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होने शुरू हो गए हैं शादी से पहले, प्री-नप्चुअल एग्रीमेंट्स कि अगर कोई शख्स इससे ये कि इस पे एग्री नहीं करता तो वो शादी से पहले ये एक इस किस्म का एग्रीमेंट करे, वरना तो फिर उसको देनी पड़ेगी। सो ये अगेन जिस वक्त अगर पार्लियामान इस पे कानून साजी करता है, अगर ये कानून बनता है तो फिर शायद इसका इतलाक जो है वो मर्दों पर भी होगा। मतलब फिर अगर खातून ने एसेट्स बनाए हैं तो उसका 50% मर्द को भी मिलेगा, जैसे बाहर होता है। सो ये सारा कुछ जो है अभी फ़िलहाल जाहिर है जो कियानी साहब के पास केस लगा हुआ था वो उन्होंने उसके हिसाब से ख़वातीन को ज़्यादा मद्देनज़र रख के, क्योंकि वैसे भी वो मतलब जो है उस तरह से थोड़े से मार्जिनल हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है, तो उन्होंने उसके लिहाज से किया। लेकिन जब इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी होगी तो उसका इतलाक फिर दोनों पर होगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये एक अगेन अच्छा फैसला है। बिल्कुल सर, इसके ऊपर कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे ब्रेक पे जाते हैं, वापस डिस्कशन आगे लेके जाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो चलो। सर ब्रेक से पहले हम जिसकियानी का जो फैसला है हमारा वकास केस के अंदर उसके ऊपर बात करते हैं कि 50% जो मैरिटल एसेट्स हैं वो शेयर होने चाहिए असूलन जो मैरिज के बाद बनाए जाएँ। तो इसके अंदर सर आपने जैसे जिक्र किया कि अमेरिका में भी ऐसा होता है, बरतानिया में भी ऐसा होता है, और इसके ऊपर सर एक और भी चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग, अब मैं ज़ाहिर यहाँ पे बता नहीं सकता वो कौन है, लेकिन ये केसेस जो हैं हमारी अदालतों में चूँकि नहीं चले और बरतानवी या अमरीकी अदालतों में चले हैं, और उसमें हुआ ऐसे कि कुछ कपल्स जिनकी शादी हुई पाकिस्तान में, निकाहनामा यहाँ का था और वहाँ जाके वो रजिस्टर हुआ कि ये एक मैरिटल कपल है, उसमें फिर एक ये गुंजाइश जो थी कि जी जो पाकिस्तानी लॉ है वो 50% के ऊपर नहीं करता, लेकिन चूँकि आपकी शादी यहाँ रजिस्टर्ड है तो यहाँ का लॉ आप पे अप्लाई करेगा। जो आपने एसेट्स यहाँ कमाए हैं उनकी 50% ओनरशिप होगी, लेकिन जो आपने पाकिस्तान के अंदर आपके एसेट्स हैं वो मर्द उनको रिटेन कर लेगा। अब ये चीज़ जो है ये उस पर्टिकुलर चीज़ को भी एड्रेस कर रहा है जो यहाँ पे बहुत सारे मामलात होते हैं। जी बिल्कुल, और इसकी वजह से हमने ऐसे केसेस भी सुने हैं कि यहाँ से एक कपल गया है और उसने वहाँ पर जाकर अमूमन मर्द ने शादी रजिस्टर नहीं करवाई, इसी वजह से कि कल को अगर हमारी आपस में ना बनी तो मुझे उसके साथ एसेट्स शेयर ना करने पड़ जाएं। हमारी जो उससे पिछली खबर चल रही थी, क्योंकि वो अगेन हकमैर को यही हमारी अदालत ने कहा कि उसका ताल्लुक तलाक से नहीं है, वो आपने वैसे ही देना है, लेकिन क्योंकि उसको जो है हम मडल कर देते हैं तो एक इंटरेस्टिंग इस वक्त वर्डिक्ट इंडियन एक अदालत से भी आया है। और ये देखें, ये जो होते हैं ना, मतलब अदालती फैसले पूरी दुनिया में कहीं भी हों उनका रेफरेंस दिया जाता है आपका किसी भी जगह पर केस प्रेसिडेंट जो होता है। सो यहाँ पर जस्टिस विक्रम नाथ साहब जो हैं उन्होंने संदीप मेहता केस में ये कहा कि अगर खातून खाना घर के काम नहीं करती तो आप इसको क्रूअल्टी नहीं कह सकते। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर के सारे काम करें, मर्द का भी फ़र्ज़ है कि वो घर के सारे कामों में हाथ बटाए, 50% वो भी इन्वेस्ट करे उन चीज़ों में। और अगर कोई खातून नहीं करती तो आप इसको क्रूअल्टी की बेस बनाकर तलाक नहीं ले सकते। सो अगेन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। इस पे हमारे जो उलमा हैं वो भी अक्सर ये बात मैं सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि जी बात ये है कि ज़िम्मेदारी तो खातून की नहीं है, हाँ मर्द भी तो जो उसकी ज़िम्मेदारी है नान नफ़का, वो तो सिर्फ इतना है ना कि जी जो वो खा रहा है बस वो आगे भी दे दे, या जो वो पहन रहा है वो आगे भी दे दे, लेकिन मर्द भी तो उससे बियॉन्ड जाकर कई चीज़ें करती हैं। तो खातून भी अगर मज़ीद एफर्ट पुट इन करे और ये करना चाहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सो अगेन अब ना दुनिया उस तरफ जा रही है। हमने मतलब कियानी साहब की जजमेंट का जिक्र किया, हमने लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट का जिक्र किया, हमने नाथ साहब की जजमेंट का जिक्र किया। सो हर कोई जो है वो एक शादी को और तलाक को और इन सारी चीज़ों का ना एक वर्ल्ड व्यू बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इवेंचुअली ना अब मेरे ख्याल में पर्सनलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जाना चाहिए कि आपकी तबीयत किस तरह की है, आप जिससे शादी करना चाह रहे हो उसकी तबीयत किस तरह की है, आप एक पर्सनलाइज्ड आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ कि व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट इज़ अ डील ब्रेकर। सर जितने वेडिंग प्लानर्स केटरर्स वगैरह हैं वो आपकी इस तजवीज़ से सख्त जो है वो ख़िलाफ़ होंगे, क्योंकि उनको पता है कि जिस वक्त ये कमरे में दो लोग बैठ गए जिनकी शादी होने को है और वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, सर वहाँ आधे मसले तो जो है वहाँ पे रेज होने और आगे बात जानी नहीं है। तो एक तो उनकी रोज़ी रोटी पे सर लात ना मारे। लेकिन हाँ मैं एग्री करता हूँ आपसे इस तरह से कि जो आपको बाद में पता चलना है, देखिए निकाहनामा हो जाए और मैरिज आपकी रजिस्टर हो जाए, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ आप दो लोगों का नहीं है, फिर हुकूमत भी इन्वॉल्व है उसके अंदर। फिर आपको जो डिवोर्स के मामलात हैं वो भी कोई ऐसी तो नहीं है ना कि जी कि आपने आज अपना स्टेटस अपडेट कर दिया फेसबुक पे तो आपकी डिवोर्स होगी। आपने अपनी यूनियन काउंसिल जो है वहाँ जाके इन्फॉर्म करना है, वो फिर आपको रेकमेंड करते हैं कि जी इसको ठीक करें। आपके फिर वकला बीच में इन्वॉल्व होंगे, आपके अगर बच्चे हैं फैमिली कोर्ट बीच में इन्वॉल्व होगी, उसके अपने मसाइल हैं ढेर सारे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसके ऊपर फिर आपको बैठ के फैसले कुछ कर लेने चाहिए, कुछ डिसीजन कर लेनी चाहिए। अच्छी बात होती है हमेशा जिसकी एक शक्ल जो है वो इख्तियार करती है प्री नम्चुअल एग्रीमेंट के जी। लेकिन वो तो देखें ना, वो तो एक मॉनेटरी आपकी अरेंजमेंट है कि जी मेरा कारोबार, मेरा घर और मेरी जमा पूंजी इतनी है, वो हम मैरिज में नहीं लेकर आ रही, या खातून कहती है मैं भी नहीं लेकर आ रही, उसके बाद जो बनाएंगे हम उसको 50-50 कर सकते हैं। ये प्री नम्चुअल एग्रीमेंट होती है। या उसके अंदर ये भी लिखा जाता है कि मैं जो उसके बाद भी कमाऊंगा या कमाऊंगी उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये एक एग्रीमेंट होती है, उसकी कोई पैरामीटर्स नहीं है उस तरह से। अलबत्ता सर ये जो जज साहब की एक डिसीजन है इंडियन जो आप बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
उसकी वजह ये है कि आप देखें दुनिया के अंदर एक और चेंज भी तो आ रहा है। आप इस जंग को छोड़ भी दें, इससे पहले चलते हैं। देखिए दुनिया के अंदर इकोनॉमिक हालात जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, लोगों की ज़रूरियात और लोगों की जो मसाइल हैं वो कम नहीं बढ़ रहे हैं। अब बहुत लोग कहते हैं जी मसाइल बढ़ना एक अच्छी चीज़ है, जब मसाइल बढ़ेंगे उनके ऊपर डिबेट होगी तो इनोवेशन होगी तो तरक्की होगी, उन मसलों का हल जो है जल्दी निकलेगा, वो मेडिकल हो जाए, वो हाउस होल्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो लेकिन लोगों के ना टाइम जो है, अब मैन पावर ज़्यादा चाहिए, वर्क फोर्स ज़्यादा चाहिए आपको। अब सिंगल इनकम हाउस होल्ड वाला जो है कि जी घर का मर्द जो है वो बाहर जाएंगे सुबह 7 बजे, रात को आ जाएंगे वो 8 बजे, उनके लिए खाना तैयार होना चाहिए, सब कुछ रेडी होना चाहिए, टिप टॉप होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर एक और भी चीज़ है जो लोग इसका जिक्र नहीं करते इसी जुमले में, कि जी एंड ऑफ द डे आप आज अगर किसी भी दुनिया के कोने में चले जाए, जो आज की इनकम है किसी इंसान की, उसमें आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले घर भी आता था, बच्चे कॉलेज भी चले जाते थे, सेविंग्स भी हो जाती थी, आपकी वेकेशनें भी हो जाती थी। अब उतने ही पैसों में आपका हैंड टू माउथ चल रहा है सिस्टम, तो आपको ड्यूल इनकम चाहिए। इसमें आपकी बेगम आ गई, अगर बेगम काम करती तो आपके शौहर आ गया उसके अंदर बीच में। सो ये ड्यूल इनकम्स के अंदर तो फिर ये और रेलेवेंट हो जाती है डिस्कशन जो जज साहब ने क्रिएट की है जी, कि फिर आप उनको नहीं ट्रीट कर सकते इस तरह के जी आप भी 9 to 5 काम करें, मैं भी 9 to 5 काम करेगा, लेकिन रात को बिरयानी जो है वो गर्मा गर्म पकी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, बच्चे जो है होमवर्क होना चाहिए। ये अनफेयर किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको हमें पहले ही पता होना चाहिए कि ये ऐसे होगा नहीं। एग्जैक्टली सो आपको जो है ना, जैसे जैसे अब डुअल इनकम हो रही है, जैसे जैसे आपके हालात बदल रहे हैं, आपका रहना सहना, आपका सोशलाइजिंग, सब चीज़ें बदल रही हैं। अब बड़े पर्सनलाइज्ड किस्म के जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको शादी से पहले करने चाहिए, ताकि उसके बाद आपको ये पता हो कि जी, हर एक को पता हो कि जी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस रिलेशनशिप में गया था और इधर तक मैं जा सकता हूँ, लिबर्टी ले सकता हूँ, इसके बाद मैं नहीं कर सकता। सब लोगों की ज़रूरतें अपनी हैं, कोई शख्स किसी और वजह से शादी करता है, कोई शख्स किसी और वजह से शादी करता है। सो ये सारी चीज़ों को अगर आप ओपन एंडेड छोड़ देंगे, मैं यहाँ पे देखता हूँ वो लोग जो है ना वो लड़के को मना रहे होते हैं कि शादी कर लो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लड़की को कह रहे होते हैं शादी कर लो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, अभी इन चीज़ों में ना पड़ो, पहले शादी कर लो फिर ठीक हो जाएगा। ये किस किस्म की बात है? आप मतलब पहले ही देखें कि लड़का ठीक है या नहीं, लड़की ठीक है या नहीं, और मतलब आपस में उन दोनों की मुताबिकत है कि नहीं, ठीक तो सारे ही होते हैं। हाँ सर, आप देखिए इसी तरह के फ़र्ज़ करें कुछ शख्स गाड़ी लेने जाता है या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता है शख्स, तो सर कितनी तवील किस्म की एक डिस्कशंस होती हैं और डिबेट होती है कि जी गाड़ी जो है उसकी एज क्या है, उसकी माइलेज क्या है, पेट्रोल कैसा करती है, इंजन के कितने काम हुए हैं, फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, डेंटेड पेंटेड है, ये वो ये बातें जो है ज़रूरी है ना, क्योंकि आप एक इन्वेस्ट चीज़ में जिसके साथ आपका साथ एक चलना है। घर भी उसी तरह के जी, प्रॉपर्टी किस जगह पे है, कब्ज़ा तो नहीं है, स्कूल्स कैसे हैं, सेफ्टी कैसी है, नेबर्स कैसे हैं, ये वो। लेकिन जब शादी की बारी आती है तो सब लोग कहते हैं कर लो देखी जाएगी, मतलब एक दफ़ा करके देखें क्या होता है, उसके बाद देखी जाएगी। हालांकि वो इन दोनों चीज़ों से, गाड़ी और घर जो है वो इसके बाद आते हैं, शादीशुदी के बाद, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि कर लें बस। बिल्कुल। और ये जो सारा अगर कोई मशवरा इस पे करता भी है, बातचीत करता भी है, तो वो घर वाले हैं जिन्होंने एक्चुअली शादी करनी है, उनसे सबसे कम मशवरा किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है सर। ये चीज़ें अच्छी हैं। अगेन आप देखें हमसाया मुल्क में भी इस किस्म की फैसले आ रहे हैं, हमारी हाई कोर्ट्स भी इसके ऊपर कर रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी आज से कुछ देर पहले बड़ा एक फैसला था शादी के ऊपर। सो ये एक ओवरऑल एक डिस्कशन और डिबेट जो है इसके ऊपर होना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुस्बत चीज़ है। और अगेन ये हमारा काम है बतौर मीडिया कि हम इस चीज़ को आवाम तक पहुँचाएँ, ताकि अपने जो आपके जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इस चीज़ के अंदर, आपकी उस तक आगाही हो। तो बस आज के लिए वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।